बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 302 एक साथ सुन चुके हैं और अब 303 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन मेरा ताक़ुब करने की कोशिश कोई ना करे, जो कुछ भी होगा उससे मैं खुद ही निपटूंगा, क्योंकि इस मौके पर मैं मामूली सा खतरा भी नहीं मोल लेना चाहता। ठीक 2 बजे मैं होटल वापस पहुंच गया। फलूरा कमरे में मौजूद थी। वो वीसीआर पर कोई अंग्रेजी फिल्म देख रही थी। मुझे देखकर उसने टीवी बंद कर दिया। बास का फोन आया था। फलूरा ने मुझसे कहा वो नाराज हो रहा था कि तुम उसे बताए बगैर होटल छोड़कर क्यों गए, इसलिए मैं किसी और के लिए काम करने से गुरेज करता हूँ। उससे इजाजत लेने की मुझे क्या जरूरत है? क्या मैं उसका मुलाजिम हूँ? मैंने बड़े खराब लहजे में कहा। अपनी खैर मनाओ एडी, तुम बास से वाकिफ नहीं हो। वो बहुत खतरनाक आदमी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। मैं भी कम खतरनाक नहीं हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। वो दूसरों के बल पर अकड़ता है, जबकि मैं सिर्फ अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करता हूँ। मैं ऐसे लोगों से क्यों डरूं जो दूसरों के मोहताज है? तुम्हारे जाने के बाद से अब तक मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम में कुछ सलाहियतें हैं तो जरूर, मगर जितनी तुम में सलाहियतें हैं उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब है। मालूम नहीं क्यों अक्सर लोग मेरे बारे में यही नतीजा अखज करते हैं, मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? दूसरों के मामलात में टांग उड़ाने से मैं हमेशा गुरेज करता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। बस मुझे मुलाजमत करना पसंद नहीं। जबकि मैं किसी की मुलाजमत करने से इनकार करता हूँ तो उसकी अना को ठेस क्यों पहुंचती है? हर शख्स को अपने बारे में फैसला करने की आजादी होनी चाहिए। मुझे ये आजादी क्यों मुयस्सर नहीं है? मैं तुम्हारे बास के पास मुलाजमत की दरख्वास्त लेकर तो नहीं किया था। मैंने उसकी खुशामद तो नहीं की थी कि वो मुझे मुलाजिम रख ले। ये तो उसकी अपनी ख्वाहिश है। अगर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी आजादी क्यों सलब करना चाहता है? मुझे तुमसे हमदर्दी है एडी, फलूरा ने नरम लहजे में कहा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाल दिया था और टोनी और एडगर से मेरी जान बचाई थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि फॉक्स स्ट्रीट ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी और के साथ इतना नरम रवैया इख्तियार नहीं किया होगा जितना तुम्हारे साथ किया है। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तुम नहीं समझोगी, इसलिए कि तुम्हारे पास वो आंख नहीं जिससे तुम एडी डी फलू की सलाहियतों को देख सको। फॉक्स स्ट्रीट ने मेरी सलाहियतों को बांप लिया था। वो एक बड़ा क्लब चला रहा है। उसके मुलाजमीन की तादाद सैकड़ों में तो जरूर होगी। वो खुद बेहद दौलतमंद भी है। ऐसे लोगों में एक किस्म की अना होती है, उन्हें दूसरों को जेर करके अजीब किस्म की तस्कीन मिलती है, खास तौर पर उस सूरत में कि जेर किया जाने वाला शख्स उनसे ज्यादा बासलाहियत हो। इस मकसद के लिए ये लोग कुर्बानियां पेश करने से भी दरेग नहीं करते। फॉक्स स्ट्रीट चाहता तो मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, मगर उसने खुद पर काबू पाया था कि मुझे पूरी तरह अपने ताबे कर सके। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं, लेकिन ये भी तो सोचो कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना ठीक नहीं होता। इस तरह अपना ही नुकसान होता है। मैंने फलूरा को गौर से देखा। मालूम होता है कि फॉक्स स्ट्रीट ने तुम्हें भी हदायत दे दी है कि मुझे हमवार करने की कोशिश करो। ऐसी कोई बात नहीं है, फलूरा ने नफी में सार हिलाया। अगर तुम गौर करो तो अपने इस ख्याल को खुद ही गलत करार दे दोगे। मैं उसकी एक अदना सी कारकुन हूँ। मुझसे इस किस्म की दरख्वास्त करके वो अपनी तोहीन का मुर्तकिब नहीं हो सकता। तुमने अचानक ही अक्लमंदों की सी गुफ्तगू शुरू कर दी है, मैंने कहा, और फलूरा हंसने लगी। इसे सोबत का असर कहते हैं। वो हंसते हुए बोली, सुबह तक मैं कैसी बेतुकी बातें कर रही थी और दोपहर होने तक राय रास्त पर आ गई। तुम मेरी बातों का बुरा तो नहीं माने? कौन सी बातों का? मैंने अनजान बनते हुए कहा, हालांकि मैं खूब समझ रहा था कि उसका इशारा किन बातों की तरफ है। मैं कह रही थी ना कि तुम किसी बड़े चक्कर में हो और किसी खास मकसद के तहत मुझसे करीब हो रहे हो। ओह, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या कहा लगाया। तुम चाहो तो मेरी तरफ से अब भी तुम्हें इजाजत है। तुम कुछ ही क्यों ना समझो, उससे मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हारी दिल आजारी तो जरूर हुई होगी। मैंने तुम पर शक्को शुबे का इजहार भी किया था, हालांकि मैंने बाद में गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि तमाम जराइम पेशा लोग तुम्हारी तरह पुरअसरार होते हैं। जराइम पेशा कहने पर तुम बुरा तो नहीं माने। मैंने हकीकत को कबूल करना सीखा है। हकीकत से निगाहें चुरा के कभी कुछ हासिल नहीं होता। आदमी खुद को ही धोखा देता है। मैं जराइम पेशा हूँ, लिहाजा अपने लिए इस लफ्ज के इस्तेमाल पर बुरा भी नहीं मान सकता। शुक्रिया, फलूरा ने कहा। तुम्हारी बेहतरी के लिए मैं तुम्हें यही मशवरा दे सकती हूँ कि फॉक्स स्ट्रीट से जरा मोदबाना अंदाज में बात किया करो। वो अपने मातहतों के बारे में आम हालात में बुरा आदमी नहीं है। तुम शायद यकीन ना करो, लेकिन ये हकीकत है कि वो किसी भी एतबार से मुझसे बड़ा आदमी नहीं हो सकता। मैंने कभी खुद को मरकूज करने की कोशिश ही नहीं की। मेरा इंतजार ही मेरी खामी है। फलूरा की आंखों में दिलचस्पी की चमक लहराई। अपने साथ साथ तुम दूसरों के साथ भी ज्यादती कर रहे हो, उसने कहा। खुद को मरकूज करने की कोशिश करो, इससे दूसरों को भी फायदा पहुंचेगा। किसके लिए मरकूज करूं? मैंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देखा है।
हर शख्स मफाद परस्त है, कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं होता, बल्कि अक्सर लोग तो अपने साथ भी मुखलिस नहीं होते। ऐसे में इंतजार ही बेहतर है। फ्लोरा मेरे बराबर आकर बैठ गई। तुम इतने दिल शिकस्ता क्यों हो रहे हो? मुमकिन है तुम्हें तलख तजर्बात हुए हों, लेकिन ये तो दुनिया अच्छे लोगों से खाली तो नहीं है। मुझसे किताबी गुफ्तगू मत करो फ्लोरा, ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। अमली जिंदगी के तजर्बात इन सब की नफी करते हैं। फोन की घंटी ने फ्लोरा को जवाब देने का मौका ना दिया। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और फिर रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाया। पास का फोन है। उसने मुझे बताया तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम कहाँ गायब हो गए थे मिस्टर एडम? मेरे हेलो कहने पर दूसरी तरफ से फॉक्स स्ट्रीट ने कहा, मैंने फोन किया था, मालूम हुआ तुम 2 बजे तक आओगे। मेरा ख्याल है अभी मैंने तुम्हारी मुलाजमत शुरू नहीं की है और तुम्हारा तहमकाना अंदाज उरूज को पहुंचा हुआ है। जब अभी से तुम्हारा ये हाल है तो बाद में क्या होगा? आदमी को इतना उखड़ भी नहीं होना चाहिए। फॉक्स स्ट्रीट ने नरम लहजे में कहा, मैंने तुमसे जवाब तलबी तो नहीं की, वैसे ही पूछ लिया था। जो बातें जातियात के ज़मरे में आती हैं उनसे मेरी मुफाहमत नहीं हो सकती। खैर इन बातों को छोड़ो, ये बताओ इस वक्त मेरे पास आ सकते हो? नहीं, अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया, खाने के बाद आ सकूंगा। ठीक है, 1 घंटे बाद तो आ सकोगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। मैंने कहा इससे कबल नहीं आ सकूंगा। चलो कोई बात नहीं, 1.5 घंटे बाद ही आ जाओ, मैं क्लब में तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। फोन बंद करके मैं फ्लोरा की तरफ मुड़ा। हालात और वक्त के साथ मुफाहमत करना सीखो। फ्लोरा ने मुझसे कहा, तुम्हारे अंदर जरा सी भी लचक नहीं है। मैं निहायत लचकदार किस्म का आदमी हूँ, मगर जिस बात के लिए तुम मुझ में लचक देखने की ख्वाह हो वो कम से कम मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बहुत जिद्दी हो, फ्लोरा ने कहा। खैर छोड़ो, पहले हम खाना खा लेते हैं। फ्लोरा के साथ खाना खाने के बाद मैंने क्राउन नाइट क्लब का रुख किया। फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे अपने कमरे में तलब किया और मैं पहले की तरह बड़ी बेतकल्फी से कुर्सी खींच कर बैठ गया। रात की तरह इस वक्त भी एडोना उसकी कुर्सी के अकब में खड़ी थी। फॉक्स स्ट्रीट के अंदाज से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो मेरी खिदमत मुस्तार लेने के लिए बेताब है। उसकी सूरत क्या होगी ये जानने के लिए मुझे थोड़ा सा सब्र करना था। खाना तो तुम खा कर आए हो, फॉक्स स्ट्रीट ने गुफ्तगू का आगाज करने से कबल कहा, लिहाजा पीने में जो पसंद करो बता दो, कॉफी या चाय में से कुछ भी मंगा लो। मैंने कहा साथ ही ये भी बता दो कि इस तरह जहमत देने की क्या वजह है, क्या मेरे बारे में कोई फैसला कर लिया है? फॉक्स स्ट्रीट ने एडोना से काफी लाने को कहा, फिर मुझसे मुखातिब हुआ, मैंने तुम्हारा कमाल देखते हुए तुम्हें बहसीयत शार्प पर काम करने की पेशकश की थी, मगर तुमने उसे मुस्तरद कर दिया। वो पुरानी बात हुई फॉक्स स्ट्रीट, मैंने जानबूझकर उसकी बात करते हुए कहा, अब तो नई बात करो। तुमने अगर मेरी पेशकश कबूल कर ली होती तो अच्छा होता, इसलिए कि वो एक महफूज काम है जिसमें किसी किस्म के खतरात का सामना नहीं करना पड़ता। जिंदगी में खतरात ना हो तो जीने का लुत्फ गारत हो जाता है। मुझे खुशी है कि मैंने वो पेशकश रद्द कर दी थी। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई पुरखतर काम भी है? मैं तुम्हारी सलाहियतों और तजर्बा से नावाकिफ हूँ, लेकिन तुम्हें ये बताना जरूरी समझता हूँ कि फील्ड वर्क में किसी एक सलाहियत से काम नहीं चलता, बल्कि जब तक आदमी बहुत सी सलाहियतों का मुरक्कब ना हो फील्ड वर्क में एक कदम भी नहीं चल सकता। क्या तुम्हें टोनी और एडगर का अशर याद नहीं? उसके बाद मजीद किसी वाकफियत की जरूरत नहीं है। वो दोनों लफंगे हैं। फॉक्स स्ट्रीट का चेहरा गुस्से से शुरू हो गया। उन्होंने क्लब के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की है। मुझे नहीं मालूम था कि उन लोगों ने यहाँ इस किस्म की धांधलियों का बाजार गर्म कर रखा है। शार्पिंग के जरिए लोगों को लूटना तुम्हारे ख्याल में दयानतदारी है? मैंने तंदिया लहजे में कहा, ये कोई अनोखी बात नहीं, दुनिया भर में यही सब कुछ होता है। तुम्हें एक कुमार खाना भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ कुमार खाने की सरपरस्ती में शार्पिंग ना की जाती हो। लेकिन हम किसी को मजबूर तो नहीं करते कि वो हमारे आदमी के साथ ही खेले। लोग आपस में भी खेलते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स हमारे आदमियों से जीत जाता है तो उससे जबरदस्ती रकम नहीं छीनी जानी चाहिए। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। इससे हमारी साख मुतासर होती है और इसी एतबार से मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी वजह से इन लोगों की दांदलियां मेरे इल्म में आई। मुझे मालूम हुआ है कि ये लोग इससे कबल भी कुछ जीतने वालों को क्लब के अंदर ही लूट चुके हैं। मैं उन्हें सख्त सजा दूंगा। क्या ये लाइलमी दायली के जमाने में नहीं आती? मैंने कहा और फॉक्स स्ट्रीट का चेहरा सुर हो गया। तुम बहुत खुरदरे अंदाज में गुफ्तगू करते हो, तुम्हें अपने अंदाजे गुफ्तगू में थोड़ी तब्दीली करनी चाहिए। इसे छोड़ो, मैंने बेपरवाही से कहा, और असल बात की तरफ आओ। टोनी और एडगर लफंगे ही सही, मगर जिस वक्त तुमने उनको जेर किया वो दोनों मुसल्ला थे। हम उस नुक्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकते और यही वजह है कि हम तुम्हारे बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर हो गए। तुम्हारा किसी से मरूब ना होना भी बहुत कुछ जाहिर करता है। बस मैंने बहुत गौर किया, लेकिन ये मैं तय नहीं कर पाया कि तुम्हें किस किस्म की जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। मैंने तुमसे कहा था कि जो काम किसी और से ना हो रहा हो वो तुम पूरी जिम्मेदारी से एडम डी फ्लो को सौंप सकते हो। फिर इसमें क्या तरद्दुद है? फॉक्स स्ट्रीट मुझे गौर से देखने लगा। हमें संगीन हकायक का सामना करना होता है।
दूसरों के दावे पर आंख बंद करके एतबार करना हमारा शेवा नहीं होता। तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मैंने कहा जो बातें तुम कर रहे हो वो अमूमी नौइयत की हैं और तुम्हारा मसला है। मुझे तुमने एंगेज किया है, मेरे सामने मसाइल नहीं मसाइल का हल रखो। तुमने ये भी कहा था कि तुम किसी के पाबंद होकर नहीं रह सकते। फॉक्स स्ट्रीट बोला। तुम्हारी ये बात मुझे तरद्दुद में मुब्तला कर रही है। मैंने हरगिज ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि मैं बेजा किस्म की डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं कर सकता। ये बात समझ लो फॉक्स स्ट्रीट के मैं अपनी खिदमत तो फरोख्त कर सकता हूँ, अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं कर सकता। ये भी सुन लो कि मैं जो काम जिम्मे लेता हूँ उसे अपनी पूरी सलाहियत बरवेकार लाकर इख्तिताम तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। फॉक्स स्ट्रीट ने इस बात में सर हिलाया, फिर दराज खोलकर उसमें से एक चेक निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। ये सिटी बैंक का चेक है, उसने कहा, सिर्फ 1 लाख का। कल सुबह ठीक 9 बजे तुम्हें ये चेक कैश करा के मुझ तक रकम पहुंचानी होगी। ये पहला काम कर दो, उसके बाद देखेंगे। मैंने चेक फॉक्स स्ट्रीट से ले लिया। क्या ये कोई काम और नहीं कर सकता? मैंने सरसरी अंदाज में कहा। यहाँ तुम अपनी हुदूद से तजावुज कर रहे हो। जो काम तुम्हें सौंपा गया है तुम्हें सिर्फ उसकी अंजामदेही से गरज रखनी चाहिए। ओके बॉस, मैंने हंसकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब कल सुबह मुलाकात होगी। अगली सुबह बैंक खुलने के साथ ही मैं ठीक 9 बजे बैंक में दाखिल हुआ। शहर के वस्त में वाकई एक बड़ी ब्रांच थी। इस वक्त मैं जीन्स और शर्ट पहने हुए था और आंखों पर धूप का चश्मा था जो बैंक के अंदर आने के बावजूद मैंने नहीं उतारा था। बैंक का अमला पहले ही अपनी सीटें संभाल चुका था, मगर कैश इस वक्त लॉकर रूम से जा रहा था। इस ब्रांच में यकीनन कैश बहुत ज्यादा रहता होगा, इसलिए यहाँ बैंक के दरवाजे पर मुतय्यन गार्ड के अलावा भी कई मुसल्ला पहरेदार नजर आ रहे थे जो नीली वर्दी में टहल रहे थे। लोगों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया था, मगर काउंटर पर सबसे पहले चेक कैश करने वाला मैं था। काउंटर क्लर्क ने मुझसे चेक की पुष्ट पर दस्तखत करने को कहा। मैंने एडम डी फ्लो के फर्जी दस्तखत करके चेक उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसने रजिस्टर में अंदराज करने के बाद एक टोकन मेरे हवाले कर दिया जिस पर 1 लाख लिखा हुआ था। चेक की पुष्ट पर नंबर डालने के बाद उसने बराबर वाले शख्स की तरफ बढ़ा दिया। मैं दीवारों के साथ लगे हुए सोफे पर बैठने की बजाय काउंटर के ही एक तरफ खड़ा हो गया। मैं चेक पर नजर रखना चाहता था। दूसरे शख्स ने चेक लेकर एक लेजर की वर्क गर्दानी की। गालिबन वो अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहा था। बैलेंस चेक करने के बाद उसने चेक पर दस्तखत किए और अपने अकब में मेज पर रख दिया। उस शख्स ने अपने पास मौजूद रिकॉर्ड चेक के दस्तखत का मुआवजा किया और फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। उसने पीएन को बुलाकर चेक उसके हवाले किया और उससे कुछ कहा जो फासला ज्यादा होने की वजह से मैं सुन नहीं सका। ताम ये तो मैं देख ही सका था कि पीएन चेक लेकर उस कैबिन की तरफ बढ़ गया था जिस पर मैनेजर की तख्ती लगी हुई थी। ये एक मामूली बात थी। आमतौर पर चेक मैनेजर तक नहीं जाता था। जो चेक दिया गया था वो मैनेजर तक ले जाया गया था। यकीनन कोई गैर मामूली बात थी। मुझे खतरे का एहसास हुआ लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। अब जो भी होता मुझे भुगतना ही था। इतना तो मुझे यकीन था कि मैं किसी बड़ी मुश्किल में नहीं फंसूंगा और अगर फंस भी गया तो बआसानी यहाँ से निकल जाऊंगा। चंद मिनट बड़े सुकून से गुजर गए। मेरे बाद वालों के चेक कैश होते रहे और वो रकमें लेकर जाते रहे। अब तक 5 अफराद को अदायगी की जा चुकी थी। कैशियर ने मेरा नंबर पुकारा। मैं देख रहा था कि मेरा चेक कैशियर के पास नहीं आया था। फिर उसने मेरा नंबर क्यों पुकारा था? बात जो भी रही हो, ये सोचने का वक्त नहीं था। बैंक के कैशियर के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो किसी फर्द का इंतजार करता रहे। मैं तेजी से आगे बढ़कर कैश काउंटर पर पहुंचा और कैशियर की तरफ टोकन बढ़ा दिया। कैशियर ने मुझसे टोकन लेकर उस पर खुदा हुआ नंबर देखा, फिर टोकन वापस करके बोला, आप मैनेजर साहब के पास चले जाएं। मैंने टोकन वापस लेते हुए तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और काउंटर के अगब से घूमकर बैंक के दूसरे सिरे पर वाक़े मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। कैशियर से कुछ कहना सुनना फजूल था, वो तो शायद कुछ जानता ही ना हो। मैनेजर से इजाजत लेकर मैं उसके कैबिन में दाखिल हो गया। शाहफाम मैनेजर मुझे सवालिया नजरों से देख रहा था। मैंने एक चेक पेश किया था। मैंने मैनेजर से कहा, लेकिन कैशियर ने मुझे आपके पास भेज दिया। मैं नहीं समझ सकता कि ऐसा क्यों हुआ। ओहो, तुझे चेक आपने पेश किया था। मैनेजर ने खुश इखलाकी से कहा, तशरीफ रखिए। उसने अपने सामने रखी हुई कुर्सियों में से एक की तरफ इशारा किया और मैं बैठ गया। मेरा वक्त बहुत कीमती है मैनेजर साहब, मैंने कहा, और मैं अपना कीमती वक्त यूं जाया नहीं कर सकता। मुझे बताइए कि मसला क्या है। मैनेजर ने एक तवील सांस ली। मैं पूछ सकता हूँ कि ये चेक आपको कहाँ से मिला? मैनेजर ने कहा। उसका लहजा सरसरी था, मगर मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता था। क्या मतलब? मैंने माथे पर शिकने डालकर पूछा। क्या चेक कैश कराने के लिए ये बताना भी जरूरी होता है? मखसूस हालात में हम अपने किसी भी क्लाइंट से ये सवाल कर सकते हैं। मैनेजर ने मखसूस पर जोर देते हुए मैंने खेज लहजे में कहा।
क्या बैंक के कवानीन में ऐसी कोई शिक मौजूद है? मैंने सर्द लहजे में कहा, जिसके तहत आप इस किस्म की पूछगछ कर सकते हो। फर्ज कीजिए हमारा क्लाइंट हमें अपनी चेक बुक या चेक बुक में से किसी चेक की गुमशुदगी की इतला देता है। मैनेजर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? मैं दम बखुद रह गया। ये फॉक्स स्ट्रीट ने मेरे साथ किस किस्म का खेल खेला था, लेकिन मैंने अपने आवाज यकजा रखे। मैं यहाँ मफरूजों पर गुफ्तगू करने की गरज से नहीं आया हूँ मिस्टर मैनेजर। अगर इस चेक के कैश होने में किसी किस्म की कबाहत है तो आप चेक वापस कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा है कि ये चेक आपको कहाँ से मिला है? मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा। मुझे अफसोस है मिस्टर मैनेजर, मैंने उठते हुए कहा, मैं किसी गैर मुतल्लक सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे पहले ही मालूम था कि इसकी नौबत आएगी। मैनेजर के स्याह होठों पर मुस्कुराहट की एक लकीर सी उभरी और उसी वक्त उसके कैबिन का दरवाजा खुला और मुसल्ला पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। इस शख्स को गिरफ्तार करना है, मैनेजर ने उनसे कहा। इसने एक जाली चेक कैश कराने की कोशिश की थी। मैनेजर ने उनकी तरफ चेक बढ़ाया। इस चेक के मुताबिक इसका नाम एडम डी फ्लूक है और पुश्त पर इसके दस्तखत भी हैं। हम इसे पूछगछ कर लेंगे जनाब, एक सिपाही ने मैनेजर से चेक लेते हुए कहा और दूसरा हथकड़ी लेकर मेरी तरफ बढ़ा। मैं बुरी तरह भुखला गया था। इस सूरत हाल का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि बात इस हद तक भी बढ़ सकती है तो मैं पहले ही फरार हो गया होता, मगर अब तो ये भी मुमकिन नहीं रहा था। दो मुसल्ला पुलिस वाले कैबिन के बाहर भी मौजूद थे और पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहे थे। बैंक के मुसल्ला गार्ड अलग मुस्तैद थे और उन सब की तवज्जो मैनेजर के कैबिन की तरफ थी। उन्हें नहीं मालूम था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये अंदाजा करना क्या मुश्किल था कि कोई गैर मामूली सूरत हाल है, वरना पुलिस क्यों आती? क्या हथकड़ी लगाना जरूरी है? मैंने धीमी आवाज में कहा। मैं शरीफ आदमी हूँ। बकवास मत करो, पुलिस वाला घुर्राया। शरीफ लोग जाली चेक पेश नहीं करते। हाथ आगे ला, वरना हम दूसरे तरीके भी जानते हैं। मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। ये सब कुछ गलतफहमी का नतीजा है। पुलिस स्टेशन चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि फरार होने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे बगैर हथकड़ी डाले ले चलो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। पुलिस वाले के अंदाज से यूं लग रहा था जैसे उसने मेरी एक बात भी ना सुनी हो। उसने बड़े ही नमाक से मुझे हथकड़ी पहनाई और फिर मैनेजर से इजाजत लेकर मुझे बैंक से बाहर ले आए। गुस्से की ज्यादती से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं मादाम क्लारा से टकराने चला था, मगर उसके एक मामूली कारिंदे ने मुझे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करा दिया। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद अपने आप पर आ रहा था। इन चक्रों में पड़ने की क्या जरूरत थी? मादाम क्लारा से उलझना ही था तो बराह रास्त भी तो उलझा जा सकता था। कम अज कम ये दरगत तो ना बनती। अब पुलिस वालों से भुगतो। कम वक्तों ने एक नहीं सुनी, वरना तीसरी दुनिया के ममालिक की पुलिस तो ऐसी बातें सुनती है। मैं बैंक में मौजूद तमाम अफराद की तवज्जो का मरकज बन गया था। उनमें बच्चे बूढ़े सभी थे, खवातीन भी थी। वो सब मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ, ऐसा अजूबा जो उन्होंने पहले कभी ना देखा हो और ना मुस्तकबिल में नजर आने की कोई तवक्को हो। उन सब की निगाहें मुझे अपने जिस्म में बेबुस्त होती हुई महसूस हो रही थी, मगर मैं सर झुकाए चल रहा था। मेरा अंदाज यह था जैसे किसी हकीकी मुजरिम का हो सकता है और इसमें मेरी अदाकारी का जरा भी दखल नहीं था। जो कुछ भी था फितरी था। मैं मुजरिम ना सही, मगर इस झुंझलाहट में जरूर मुबतला था कि मैंने गलती क्यों की। इस वक्त मैं ये सोचने को भी तैयार नहीं था कि मैं भी इंसान हूँ और मुझसे भी गलती सरदर्द हो सकती है। बैंक से बाहर निकले तो बड़ी पूरी सड़क थी। बैंक से पुलिस वालों के साथ एक हथकड़ी बदस शख्स को निकलते देखकर मजमा लग गया। अगर मेरे हाथ में हथकड़ी ना होती तो इस लम्हे फायदा उठाकर मैं फरार होने की कोशिश कर सकता था। जब पुलिस वालों ने जमा हो जाने वाले लोगों को बपकी देकर मुंतशिर किया था, बैंक के दरवाजे के सामने ही पुलिस की मोबाइल वैन मौजूद थी। उस वैन में सवार कराने से कबल मेरी सरसरी तलाशी ली गई। शायद उन्हें मेरे पास किसी हथियार की तवक्को थी जो नहीं था। इस तरफ से मुतमईन होकर मुझे वैन में सवार करा दिया गया। दो पुलिस वाले मेरे दाएं बाएं और दो सामने बैठे थे। ड्राइवर के बराबर वाली निशस्त पर भी दो मुसल्ला पुलिस वाले मौजूद थे। इस तरह कुल 7 पुलिस वाले थे और मैं तनहा था। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि अगर मैं चाहूं भी तो फरार नहीं हो सकता। तो मेरी राह की सबसे बड़ी रुकावट हथकड़ी थी। बिलफर्ज मैं उसके बावजूद कोई कोशिश करता तब भी इन पुलिस वालों से कुछ बैद नहीं था। इन्हें वैसे भी अपनी उंगलियों पर कंट्रोल नहीं होता। बुखलाहट में इस बात का ख्याल भी नहीं करते कि फायरिंग से उनके अपने साथी भी जख्मी हो सकते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। कब से जाली चेक बनाने का धंधा कर रहे हो? वैन रवाना होने से कबल एक पुलिस वाले ने सवाल किया। ये ऐसे कबूल करने वाला नहीं है, दूसरे ने टुकड़ा लगाया। सूरज से ही आदमी मुजरिम लगता है, इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से कुछ नहीं उगलेगा। मैं खून के घूंट पी कर रह गया। उन लोगों के मुंह लगना फजूल था। वो तो अपने बाप पर भी एतबार ना करने वाले लोग थे। तहदीब की बात ना मानकर मैंने जो गलती की थी उसका खुमियाजा भी मुझे ही भुगतना था।
तहजीब के साथ साथ बुढ़ भी बरह रास्त तसादम के हक में था, जबकि मेरा ख्याल था कि मादाम क्लारा पर चुपके से वार करने में ज्यादा फायदा है। मगर एक बात मेरे हल्क से नहीं उतर रही थी, आखिर फॉक्स स्ट्रीट ने मेरे साथ ये हरकत क्यों की? उससे उसे क्या फायदा पहुंच सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरे बारे में किसी से भी मशवरा ना किया हो, सिर्फ मेरा वायमा हो कि मादाम क्लारा उसे या अपने से किसी बड़े से मुझे इगल में शामिल करने की बात करेगा। मुमकिन है उसकी अना को मेरे रवैये से जो ठेस पहुंची है, उसके नतीजे में उसने मुझे सजा देने के लिए ये हरकत की हो। चेक पर उसके अपने दस्तखत थे, इसलिए मैं यकीन से कह सकता था कि उसने जानबूझकर मुझे फंसवाया है। खुद ही मुझे चेक कैश कराने भेजा और खुद ही बैंक को चेक बुक की गुमशुदगी की इतला दे दी ताकि मैं पुलिस के चुंगल में फंस जाऊं। वो मुझे मेरी हैसियत का एहसास दिलाना चाहता था। मैं ख्यालात के भंवर में उलझा रहा। एक जराइम पेशा शख्स को इंतकाम लेने के लिए इतना अनोखा इंतकाम इख्तियार नहीं करना चाहिए था। अगर उसकी अना को ठेस पहुंची थी तो वो वही हिसाब बेबाक कर सकता था। मैं उसके क्लब की हुदूद में था, उसके एक इशारे पर उसके आदमी मेरी तिक्का बोटी करने के दर पे हो जाते, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मुझ पर उसकी शख्सियत का जो तासर मुरतब हुआ, उसके एतबार से तो उसे इतना मुतहम्मिल मिजाज नहीं होना चाहिए था, कम अज कम इंतकाम लेने के मामले में। फिर अगर ये क्या माजरा है? अचानक मैंने ख्यालात से चौंक कर अकबी जालियों से बाहर की तरफ देखा और हैरान रह गया। वैन शहर की हदूद से बाहर निकल चुकी थी। तुम लोग मुझे कौन से थाने ले जा रहे हो? मैंने बुलंद आवाज से कहा। खामोश बैठो, एक पुलिस वाले ने मुझे झिड़क दिया। पूछगछ करने का हक सिर्फ हमें है। मैं खामोश हो गया। वाकई मुझे पूछगछ करने का हक नहीं था। यह हक तो सिर्फ पुलिस वालों का होता है, लेकिन वो मुझसे सोचने का और हैरान होने का हक तो नहीं छीन सकते थे। सो वो होता रहा। वैन अब जिस मुकाम से गुजर रही थी, वहाँ सड़क के दोनों तरफ खेतों के सिलसिले थे। हम शहर से बहुत दूर निकल आए थे। मैं बहुत देर ख्यालात में डूबा रहा, इसलिए मुझे वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हो सका। मगर अब मैंने हर किस्म के ख्यालात ज़हन से झटक दिए थे और तवज्जो सिर्फ इस बात पर मरकूज कर दी थी कि किसी तरह वो रास्ते ज़हन नशीन करता रहूं जिन पर वैन चल रही थी। कुछ देर बाद वैन छिदरे दरख्तों के दरमियान एक पगडंडी पर मुड़ गई। कच्चे रास्ते पर अगरचे वैन सुस्त रफ्तारी से चल रही थी, मगर उसके बावजूद वैन को खासे झटके लग रहे थे। मैं संभल कर बैठ गया। कुछ देर मजीद गुजरने के बाद आखिरकार इस तकलीफदेह सफर का इख्तिताम हुआ और वैन एक मुकाम पर रुक गई। तशरीफ लाइए सरकार, एक कांस्टेबल ने वैन का अकबी दरवाजा खोलते हुए तमस्खराना अंदाज में कहा, और मैं उसे कोई जवाब दिए बगैर उठ खड़ा हुआ। वैन से उतरकर मैंने इतराफ पर एक सरसरी निगाह डाली। वैन एक बोसीदा मकान के सामने रुकी थी, जो या तो जेरे इस्तेमाल नहीं था या फिर उसके मकीन उसकी तरफ से कुछ ज्यादा ही बेपरवाही बरतने के आदी मालूम होते थे। मकान के नजदीक एक चौड़े मुंह वाला चौकोर कुआं था। उससे खेतों को सैराब करने का काम लिया जाता था। इन दो चीजों के अलावा तीसरी कोई काबिल जिक्र चीज नजर नहीं आई। ये कौन सा थाना है? मैंने उनसे पूछा, मगर अब उनके तेवर खासे बदले हुए नजर आ रहे थे। थाने कचहरी से हम लोगों को खुदा के वास्ते का बैर है, उनमें से एक ने कहा। हम तो अपने मुतालबात खुद ही तय कर लेते हैं। मेरे होंठ भिंच गए। मामला और ज्यादा उलझ गया था। इस बात में तो कोई कलाम नहीं रहा था कि वो लोग नकली पुलिस वाले थे। वो लोग मुझे मकान में लेकर आए और मुझे एक कमरे में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। हथकड़ी पहले ही खोल दी गई थी। कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था। खिड़की एक भी नहीं थी और सामान के नाम पर कुछ भी नहीं था। मैं एक दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। बूढ़े वगैरह को मैंने खुद ही अपना ताकुब करने से मना कर दिया था, वरना उनमें से कोई मेरा ताकुब करता हुआ यहाँ तक जरूर पहुँच जाता। मगर अब तो उन्हें मालूम ही नहीं हो सकेगा कि मुझ पर क्या गुजरी है। तकरीबन 10 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और दो अफराद सादा लिबास में अंदर दाखिल हुए, जो वैन की अगली सीट पर बैठे हुए थे। उनके साथ वो शख्स भी था जो ड्राइव कर रहा था, मगर वो दरवाजे ही में रुक गया। दोनों अफराद निहत्ते नजर आ रहे थे, जबकि ड्राइवर के हाथ में खुदकार राइफल थी। वो बहुत चौकन्ना अंदाज में दरवाजे पर खड़ा हो गया था। बकिया दो अफराद मकान से चले गए। मुझे उनकी बातें करने और कह के लगाने की आवाजें आ रही थी। उन लोगों के कमरे में दाखिल होते ही मैं संभल कर बैठ गया। दोनों ही बेहद तनुमंद और उखड़ मिजाज नजर आ रहे थे। तुम्हारा नाम? उनमें से एक ने पूछा। उसका लहजा सख्त और अंदाज में नखुवत थी। चेक पर लिखा हुआ है, मैंने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। क्या तुमने देखा नहीं? बकवास मत करो, उसने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा। जो कुछ पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो, वरना बहुत बुरा असर होगा। मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट उभर आई। मेरा नाम एडी डी फलूक है, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। वो चेक जो तुमने बैंक से कैश कराने की कोशिश की थी, तुम्हें कहाँ से मिला था? मैं इस किस्म के किसी बेहुदा सवाल का जवाब नहीं देता, और तुम लोग मुझसे सवाल जवाब करने वाले होते कौन हो? मैंने बड़ी सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। दूसरा शख्स भी मुझे खूनख्वार नजरों से घूरने लगा था, मगर वो मुंह से कुछ नहीं बोला। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब सीधी तरह दो।
पहली शख्स ने कहा जो अब तक सवाल करता रहा था। मैं अब भी तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तुमसे जो किया जाए कर लो। मैंने बेपरवाही से कहा, मगर मैं हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार हो चुका था। मैंने हत्या था और पूरी तरह उनके रहमो करम पर था, लिहाजा उनसे बेपरवाही तो सरदर्द होनी ही थी। जरूरत से ज्यादा एतमाद आदमी को ले ही बैठता है। मेरे दो टूक जवाब ने उसे बरहम कर दिया और वो दांत पीसकर मुझ पर झपट पड़ा। मैंने उसे डांट दिया, झुककर उसके हाथों के नीचे से निकला और बरकी सूरत से ड्राइवर पर जा पड़ा, जो दरवाजे में राइफल लिए खड़ा था। उसे कुछ सोचने समझने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। मैंने एक हाथ राइफल की नाल पर डाला और उसके साथ ही बड़ी बेदर्दी से उसके एक लात रसीद की। राइफल उसके हाथ से छूट गई और वो हल्क से एक करबनाक आवाज निकालता हुआ फर्श की तरफ झुकता चला गया। मुझे अंदाजा था कि चंद मिनट तक वो सिर्फ तड़पता ही रहेगा, लिहाजा उसकी तरफ देखने की भी जहमत किए बगैर मैं बड़ी फुर्ती से मुड़ा। राइफल मैंने बदसूर नाल की तरफ से पकड़ रखी थी। जिस वक्त मैं पलटा उस वक्त वो शख्स मुझ पर झपटने की कोशिश कर रहा था, जो कमरे में आने के बाद खामोश खड़ा था। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर राइफल लठ की तरह घुमाई, जो उसके सर पर पड़ी और वो उछलकर पहलू वाली दीवार से टकराया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। तीसरा शख्स अपनी जगह यूं मुंजमद हो गया जैसे किसी ने जादू के जोर से उसे पत्थर के मुजस्मे में तब्दील कर दिया हो। मैंने उस पर राइफल तानी और मोहतात अंदाज में ड्राइवर की तरफ पलटा, जो दरवाजे में पड़ा तड़प रहा था। मैंने उसके सर पर भी राइफल का बट रसीद किया और वो भी बेहोश हो गया। अब मेरे सामने वाई शख्स रह गया था। हाँ दोस्त, अब बताओ, मैंने सफाकी से कहा, किसका अशर क्या होगा? जवाब में वो सिर्फ थूक निकल कर रह गया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी थी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम जबान खोलना पसंद करोगे या मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में पड़ गया था, शायद सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, दफदन मैंने हुर्रा कर कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। उसने बड़ी बेबसी से मुझे देखा, फिर खामोशी से दीवार की तरफ मुंह कर लिया। यानी उसे मरना गवारा था, मगर जबान खोलना मंजूर नहीं था। मुझे भी नहीं मालूम था कि वो लोग कौन है और उन्होंने मुझे किस मकसद के तहत घेरा है। मैंने फैसला किया कि उनकी जानों से खेलना दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे भी बेहोश कर दिया। कोई और वक्त होता तो मैं उन लोगों की असलियत मालूम करने की कोशिश जरूर करता, मगर इस वक्त मुझे तवज्जो अपने मिशन की तरफ मरकूज रखना थी। वो तीनों बेहोश हो गए थे और मुझे तवक्को थी कि उन्हें 2 घंटे से कबल होश नहीं आएगा। मैंने तेजी से उन तीनों की तलाशी ली और उनमें से एक की जेब से वो चेक बरामद हो गया जो तमाम फसाद की जड़ था। मैंने चेक के इतिहास से अपनी जेब में रख लिया। फिर मैं दूसरे कमरे में आया, जहाँ एक दीवार पर मुझे पुलिस की वर्दियां टंगी नजर आ रही थी। बकिया चारों अफराद बाहर थे और इस बात से बेखबर थे कि अंदर क्या इनकलाब आ चुका है। उनकी खुश गपियों की आवाज अब भी मेरे कानों में आ रही थी। मैं बड़ी तेजी से मकान की तलाशी लेने में मसरूफ था। जल्दी मुझे मतलूबा शय मिल गई। ये रस्सी का एक लच्छा था। रस्सी का लच्छा लेकर मैं बैरूनी दरवाजे पर आया जो खुला हुआ था। मैंने उसकी ओर से झांका। चारों अफराद मुंह धोकर वापसी के लिए पलट रहे थे। मैंने महज एक लम्हे के लिए सोचा और फिर हाथों में राइफल लिए दरवाजे से बाहर आ गया। राइफल का रुख जाहिर है उन्हीं चारों की तरफ था। मुझे इस तरह मकान से बरामद होते देखकर वो चारों ठिठक गए। उनके हाथ मशीनी अंदाज में सर से बुलंद हो गए थे। तुम लोगों को यकीनन हैरत हो रही होगी, मैंने सफाकाना लहजे में कहा। हैरत जरूर करो, मगर इस बात पर कि मैंने तुम लोगों को जिंदा छोड़ने का फैसला किया है। उन चारों की चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। कुछ ही देर कबल वो मुझे हथकड़ियां लगाकर यहाँ लाए थे और अब मेरे ही सामने मुजरिमों की तरह खड़े थे। तुम तीनों जमीन पर ऊंधे लेट जाओ और तुम, मैंने हाथ से एक शख्स की तरफ इशारा किया, मेरे करीब आओ। 3 अफराद बेजू चरा जमीन पर लेट गए और चौथा शख्स मेरी तरफ बढ़ा। मैंने उसके करीब आने से कबल ही रस्सी का लच्छा उसकी तरफ उछाल दिया। इन तीनों के हाथ पुश्त पर ले जाकर मजबूती से बांध दो। मैंने उसे हुक्म दिया और वो रस्सी का लच्छा लेकर अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। बंदिशें मजबूत होनी चाहिए वरना खुमियादा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने उसे धमकी दी और अपनी जान बचाने की खातिर उसने अपने तीनों साथियों के हाथ खूब मजबूती के साथ जकड़ कर बांध दिए। जब वो तीनों के हाथ बांध चुका तो मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसे भी अपने साथियों के पास लेट जाने को कहा। उसने मेरे हुक्म की तामील की और मैंने बकिया मानदा रस्सी से उसके हाथ भी जकड़ दिए। फिर इस बात का मजीद इत्मीनान भी कर लिया कि वो लोग किसी तरह भी अपनी बंदिशें खोल नहीं सकेंगे। अब तुम लोग आराम करो, मैंने मजे गाना अंदाज में कहा। आज के वाक़े से तुम्हें इतना सबक तो जरूर मिल गया होगा कि जो शख्स दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उसमें गिरता है। उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। शायद उन्हें अपनी जाने बच जाने का यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें खौफ था कि अगर उन्होंने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो कहीं मैं उन्हें हलाक ही न कर डालूं। मैं दोबारा मकान के अंदर आया और उस कमरे में पहुंच गया जहां पुलिस वाली वर्दियां टंगी हुई थी। मैंने उनमें से एक अपने साइज की वर्दी निकाली और अपने कपड़े उतार कर वर्दी पहन ली।
फिर मैंने अपना लिबास तय करके साथ लिया और वहीं से एक रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाल लिया। चंद ही मिनट बाद मैं पुलिस वैन स्टार्ट कर रहा था। चारों बदमाश मकान के सामने बंदे पड़े थे। सूरज में तपश बढ़ती जा रही थी और मुझे यकीन था कि जब तक कोई भूला भटका इनकी गुलू खुलासी कराएगा इनकी खासी बनाई हो चुकी होगी। वो चारों मुझे हसरत भरी नजरों से रवाना होते हुए देख रहे थे, मगर मैंने उन पर तवज्जो देने की जहमत नहीं की और तूफानी रफ्तार से गाड़ी मोड़कर रवाना हो गया। कच्चे रास्ते पर ड्राइविंग के नतीजे में गर्दो गुबार के बादल बुलंद हो रहे थे। सिटी बैंक तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगा। वैन मैंने बैंक से जरा फासले पर रोक दी थी और वैन से उतरकर पैदल ही बैंक की तरफ रवाना हो गया था। बैंक के अंदर दाखिल होते वक्त किसी ने खुसूसियत से मेरी तरफ तवज्जो नहीं थी। बैंक में दाखिल होने के बाद मैंने किसी काउंटर का रुख नहीं किया, बल्कि सीधा मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ता चला गया। शीशे के कैबिन में मैनेजर तनहा था। मैं दरवाजा खोलकर कैबिन में दाखिल हो गया। मैनेजर ने किसी को इस तरह अपने कैबिन में दाखिल होते देखकर सर उठाया और फिर उसने मुझे पहचानने में जरा भी देर नहीं लगाई। एडम डी फ्लूक, उसके मुंह से बस इतना ही निकल सका।